हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि नासा एक्सोप्लैनेट की खोज कैसे करता है। यानी कि जो ये स्टार और जो प्लैनेट हैं जो हमारी पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर दूर है, नासा इनकी खोज कैसे करता है, वह कौन सा मेथड यूज करता है। साथ ही इतने दूर होते हुए भी उनके कंपोजिशन, उनके साइज, पृथ्वी से उनकी दूरी तक मेजर कर लेता है। तो यह कैसे पॉसिबल है। नासा इन सारे प्लैनेट को खोजने के लिए जिस मेथड का यूज करता है उसमें से पहला है रेडियल वेलोसिटी मेथड, जिससे अब तक 1096 प्लैनेट खोजे जा चुके हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको देखना होगा तो ये वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको ये मिल जाएगा। आज हम दूसरे मेथड यानी कि ट्रांजिएंट मेथड के बारे में बात करेंगे और इस मेथड से अब तक 4329 प्लैनेट खोजे जा चुके हैं और इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आइए समझते हैं कि इस मेथड से नासा प्लैनेट की डिस्कवरी कैसे करता है, उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करता है। अब मान लीजिए कि कोई प्लैनेटरी सिस्टम है जो पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर दूर स्थित है। अब प्लैनेटरी सिस्टम में हम जानते हैं कि बीच में स्टार होता है, उसके चारों ओर प्लैनेट ऑर्बिट करता रहता है। अब उस स्टार से आने वाले स्पेक्ट्रम को हम बड़े बड़े टेलीस्कोप से यहाँ पृथ्वी पर ऑब्जर्व करते हैं। जब उस स्टार के सामने कोई उसका प्लैनेट नहीं होता तो उसका फुल स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, क्योंकि प्लैनेट उस स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। तो जब स्टार के सामने वो प्लैनेट ऑर्बिट करते हुए सामने आ जाता है तो उस स्टार से आने वाला स्पेक्ट्रम डिम होने लगता है। जब वह स्टार के टोटली सामने आ जाता है तो स्पेक्ट्रम बहुत हद तक डिप हो जाता है और उससे प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे फिर प्लैनेट स्टार के आगे बढ़ते चला जाता है तैसे तैसे स्पेक्ट्रम फिर इंक्रीज करता रहता है। तो इस तरह से उसके चक्कर लगाने से हमें जो पृथ्वी पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसकी इंटेंसिटी यू शेप की प्राप्त हो जाती है। इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्लैनेट घूम के आता है, फिर यही शेप देता है। तो जो इसका स्पेक्ट्रम यू शेप का प्राप्त होता है, ये ऑब्जर्वेशन से हम इसके टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर प्लैनेट दोबारा घूम के आएगा फिर यू शेप देगा तो दो यू शेप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसका टाइम पीरियड होगा। क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद रिवॉल्व करके दोबारा आएगा तो उसका टाइम पीरियड, स्टार का प्लैनेट है उसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो प्लैनेट है वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है तो उससे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम में हमें जो यू शेप प्राप्त हो रहा है वो और ब्रॉड हो जाएगा। क्योंकि अगर स्लो मूव कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टार को कवर करेगा तो उससे स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा यू शेप का वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो इससे हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, किस वेलोसिटी से वो स्टार के चारों ओर मूव कर रहा है। अब बात आती है कि प्लैनेट का साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है उसका साइज बहुत छोटा है तो वह जो स्टार के बहुत कम एरिया को कवर करेगा, जिससे स्टार से आने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी इंटेंसिटी बहुत कम डिम होगी, स्लाइटली उस पर फर्क पड़ेगा, जिसके कारण जो यू शेप हमें प्राप्त होगा वो ज़्यादा डीप नहीं होगा, बिल्कुल सैलो होगा, मतलब छोटा यू शेप एकदम प्राप्त होगा। इससे पता चलेगा कि प्लैनेट का साइज बहुत छोटा है। मान लीजिए प्लैनेट बहुत बड़ा होगा तो स्टार जो रिवॉल्व करते हुए आगे आएगा तो स्टार के बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा और जिस समय कवर करेगा फिर स्टार से आने वाली इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगी। यानी कि हम जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे उस समय तो वहाँ स्पेक्ट्रम में हमें जो यू शेप प्राप्त होगा बहुत ज़्यादा डीप होगा। तो इससे पता चलता है कि प्लैनेट का साइज बहुत बड़ा है। अगर साइज बड़ा होगा तो बहुत डीप यू शेप हमें प्राप्त होगा, यानी कि इंटेंसिटी बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। और साइज छोटा होगा तो एकदम सैलो यू शेप प्राप्त होगा, यानी कि इंटेंसिटी उतना ड्रॉप नहीं होगी। तो इससे हम उसके साइज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सब को कोरिलेट करके स्टार के साइज को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए स्टार का साइज भी मैटर रखता है। तो इस मेथड का यूज करके हम प्लैनेट के साइज, उसके टाइम पीरियड और उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं।